गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर नूतन रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर LBSM कॉलेज करंडी, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों को ये बताऊंगी कि बौद्धिक क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बौद्धिक आंदोलन में दार्शनिकों का क्या योगदान था। 18वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में आलोचना एवं तर्क की शताब्दी के नाम से प्रख्यात है। फ्रांस में विभिन्न विचारकों एवं दार्शनिकों ने अपने आलोचनात्मक लेखों और विचारों से अनेक प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे, उनके कारण वहाँ की निंद्रित जनता में जागृति आई। मध्यम वर्ग के लोग जो शिक्षित और साधन संपन्न थे, विशेष रूप से इन दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित हुए। इतिहासकारों की मान्यता है कि यदि फ्रांस में बौद्धिक क्रांति न होता तो वहाँ राजक्रांति भी नहीं होती। फागे ने लिखा है, दार्शनिकों की आत्मा ही क्रांति की आत्मा थी। नेपोलियन ने क्रांति के विस्फोट में रूसों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, यदि रूसो न होता तो फ्रांस की राजक्रांति भी नहीं होती। परंतु कुछ इतिहासकार उक्त तथ्यों का समर्थन नहीं करते। लॉर्ड एल्टन का मत है कि दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। कुछ भी हो, वस्तु स्थिति यह थी कि इन लेखकों के द्वारा रचित साहित्य ने फ्रांसीसी समाज में एक अभूतपूर्व हलचल पैदा कर भावी महान परिवर्तन के लिए एक भूमि तैयार कर दी थी। अतः उनके योगदान पर प्रकाश डालना अत्यंत ही आवश्यक है। मादेली का यह मत है कि क्रांति वास्तविक बुराइयों की ही परिणाम थी, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बौद्धिक जागृति की सहायता के बिना इसका उदय संभव नहीं था। फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। परंतु अन्य लेखकों को भी महत्व प्रदान करते हुए कैटेलवी ने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति को सभी लेखकों ने तैयार किया था। इस युग के साहित्य ने राज्य का ध्वंस करने के लिए अच्छे बारूद का काम किया। इससे पूर्व क्रांति इतने सुंदर शब्दों व मुहावरों से कभी सुसज्जित नहीं हुई थी। तो आइए हम लोग पहले मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ें। मॉन्टेस्क्यू, जिनका कि समय था 1689 से 1755 ईस्वी तक। मॉन्टेस्क्यू स्वयं कुलीन था और बोर्दो की पार्लिमा का न्यायाधीश था। उसने विदेशों में खूब भ्रमण किया था और इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहकर वहाँ के संविधान का अच्छी तरह अध्ययन किया था। उसने संवैधानिक समस्याओं का गंभीर अध्ययन किया था, जिसका निचोड़ उसने एक पुस्तक
स्पिरिट ऑफ लॉस में प्रकाशित किया। उसने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत का और इस मान्यता का कि पुरातन संस्थाएं केवल इसलिए पवित्र है कि वे प्राचीन और प्रतिष्ठित है, तिरस्कारपूर्ण इसका खंडन किया। उसने फ्रेंच संस्थाओं एवं रीति रिवाजों की व्यंग्यपूर्वक कटु आलोचना की और इंग्लैंड की संस्थाओं से उनकी तुलना करके उन्हें हेय बतलाया। रॉबर्टसन ने लिखा है कि वह व्यंग्यात्मक रूप से फ्रांसीसी विधान की आलोचना करता था तथा फ्रांसीसी वैधानिक परंपराओं के वैधानिक परंपराओं के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित सुधार का समर्थक था। उसका कथन था कि इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वोत्तम था, क्योंकि वहाँ का शासन राजा का निरंकुश एकतंत्र नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा मर्यादित एकतंत्र था। इसलिए वहाँ की जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित थी। उसने यह भी बतलाया कि जनता की स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि शासन की विभिन्न शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में हो, परंतु फ्रांस में सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित थी, जो कि वो राजा थे और वो पृथ्वी पर किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था। इसी कारण फ्रांस की जनता स्वतंत्रता से वंचित थी। इस प्रकार उसने एकतंत्र की निंदा कर स्वतंत्रता के लिए राजा की शक्तियों पर मर्यादाएं लगाना आवश्यक बतलाया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता कुलीन वर्ग की स्वतंत्रता थी और इस दृष्टि से देखने पर उसका ग्रंथ कुलीन वर्ग के विश्वासों की पुस्तिका थी। इस प्रकार उसने शक्ति पार्थक्य के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके समय में उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु उसके बाद अमेरिका में और क्रांति के बाद निर्मित फ्रांस के संविधानों के निर्माण में उसने बड़ा प्रभाव डाला। मॉन्टेस्क्यू के बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वोल्टेयर। वोल्टेयर का जो समय था वो 1694 से 1778 ईस्वी था। वोल्टेयर समस्त लेखकों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। वह मध्यम वर्ग का था और अपने समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का शिकार बनकर कई बार कारागार का दंड भोग चुका था। उसे कई बार कई वर्षों तक फ्रांस से भागकर बाहर रहना पड़ा था। उसने तत्कालीन समाज की दशा का खूब अध्ययन किया था। पग पग पर अत्याचार, अन्याय
निर्दयता, शोषण आदि के उसे जो दर्शन हुए, उससे वह बड़ा दुखी हुआ और उसने अपनी पुस्तिकाओं, लेखों, व्यंग्यात्मक कृतियों, पत्रों आदि में अपने विचार प्रकट कर सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उसके आक्रमण, अत्याचार और न्याय और सहिष्णुता तथा अंधविश्वासों पर होते थे, परंतु उसकी मुख्य चोट कैथोलिक चर्च पर हुई, जिसे वह अंधविश्वास या असहिष्णुता का गढ़ तथा विचार स्वातंत्र्य का कट्टर शत्रु समझता था। परंतु वह नास्तिक नहीं था। ईश्वर के अस्तित्व में उसे पूर्ण आस्था थी। फरने गांव में उसने एक चर्च की स्थापना भी की थी और इस पर लिखवाया था, यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो उसे उत्पन्न करना आवश्यक होगा। परंतु वह किसी भी सिद्धांत अथवा मान्यता का अंधानुयायी नहीं था। वह प्रत्येक वस्तु को बुद्धि की कसौटी पर कसने और इस प्रकार पूरी उतरने पर ही ग्रहण करने पर जोर देता था। उसके लेखकों के प्रभाव से राज्य तथा चर्च के लिए जनता के हृदय में जो आदर भावना थी और उनका उस पर जो प्रभाव था, उसमें निर्बलता आ गई। उसके विचार गहन नहीं थे, परंतु उसने अपनी प्रभावशाली शैली से इन विचारों का बड़ा प्रचार किया। राजनीति में उसके विचार उदार या प्रजातंत्रीय नहीं थे। उसे प्रजा के सुधार कर सकने की शक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह आवश्यक सुधार करने के लिए राजा को भी उपयुक्त समझता था। प्रसा के महान फ्रेडरिक के प्रबुद्ध निरंकुश शासन को वह शासन का आदर्श रूप मानता था। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। एक बार उसने एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा था कि यद्यपि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी आपके ऐसा कहने के अधिकार की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इतिहासकार रोज ने उसे फ्रांसीसी विचारों का पूर्ण दर्पण बताया है। हेज ने उसका मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में वोल्टेयर सर्वाधिक सम्मानित विचारक था। उसके बाद हम लोग दार्शनिक रूसो के बारे में जानेंगे, समझेंगे। उनका जो समय था 1712 से 1778 ईस्वी। रूसो वोल्टेयर से बिल्कुल भिन्न था। वोल्टेयर तो बुद्धि प्रधान था, किंतु रूसो भावना प्रधान था। वोल्टेयर केवल दूषित संस्थाओं का विध्वंस चाहता था। रूसो एक नवीन समाज का संगठन करना चाहता था। वह जिनेवा के एक घड़ीसाज का पुत्र था। पिता का गृहस्थ जीवन बड़ा कलुषित था, जिसका उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। उसे स्वयं जीवन में बड़े धक्के खाने पड़े और दुख उठाने पड़े।
उसके विचारों में एक सूत्रता नहीं थी और आज तक उसके वास्तविक मंतव्यों के विषय में एकमत नहीं बन सका है। इसका मुख्य ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस पुस्तक का प्रारंभिक वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था, परंतु वह सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है? और मनुष्य का बंधन किस प्रकार न्याययुक्त हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर उसने इस पुस्तक में देने का प्रयत्न किया है। बहुत प्राचीन काल में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसकी असुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने समझौता करके एक शासन के अधीन रहना स्वीकार कर लिया, ताकि उनका जीवन तथा उनकी संपत्ति सुरक्षित रह सके। उसके विचार में वर्तमान समझौता अन्यायपूर्ण था, क्योंकि उसमें विशेषाधिकार युक्त वर्ग को अनुचित लाभ प्राप्त थे। इस कारण वह चाहता था कि लोग आधुनिक समाज को नष्ट कर पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाए और एक नया तथा अधिक संतोषजनक समझौता करके एक नवीन समाज की सृष्टि करे। उनका सिद्धांत था कि जनता ही सर्वोपरि है, समस्त सत्ता उसी के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हाथों में नहीं। सब व्यक्ति स्वतंत्र और समान है और शासन का मुख्य